एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जहां पे हुकूमतों के तख्ते ना उल्टाए गए और सब के सब मुल्क तबाह बर्बाद हो चुके हैं। इनकी तबाही की वजह बैरूनी साजिश है या अंदरूनी डिक्टेटरशिप और हुक्मरानों की हठधर्मी। तीन दहाइयां हुकूमत करने के बावजूद ये लोग अपनी आवाम के दिल में घर ना कर सके। और आप जानते ही हैं कि अल्लाह की लाठी तो बेआवाज है, वो तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन इन लोगों को अकल ना आई। ये अपनी हुकूमतें बचाने के लिए मुल्क को दांव पे लगा सकते हैं, लेकिन अपना इक़्तिदार नहीं छोड़ सकते। इनको इक़्तिदार का ऐसा लालच है, ये इक़्तिदार की जगह पे मुल्क को दांव पे लगाना आसान समझते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे, कुछ ऐसी हुकूमतों का जिक्र करेंगे जिनको वाकई ही उनकी आवाम ने तख्तादार से दूर फेंक दिया और उन्होंने लोगों पर क्या मजालम किए और क्या खून खराबा हुआ इन मुल्कों में, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ज़ैनुल आबिदीन बिन अली का, जिन्होंने अपने मुल्क तुनीजिया पर तकरीबन 23 साल हुकूमत की। ये वहाँ के प्रेसिडेंट रहे। जब इनके मामला ठीक नहीं रहते थे तो लोग इनके खिलाफ एहतजाज के लिए निकलते थे, क्योंकि ये अपनी हुकूमत को जबरदस्ती लोगों पर मुसल्लत करना चाहते थे। इनका दिल नहीं करता था कि हुकूमत छोड़ दें और हम एक प्रॉपर तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से हम जो है वो सिस्टम को चलने दें। जब किसी को इक़्तिदार मिल जाता है तो उसका दिल होता है हमेशा उस पर जो है वो फायज रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अवाम ही किसी मुल्क का असल असासा होता है, और जब अवाम इस सिस्टम को खराब होता देखती है तो वो चाहती है कि इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ दिया जाए। जब लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया, हालांकि वो डेमोक्रेटिक वे में ही एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इन लोगों का टेम्परामेंट इतना लूज होता है कि ये उस पर पिल पड़ते हैं और गुस्से की हालत में खून खराबा तो इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता कि लोगों की जानें चली जाएं, लेकिन इनका इक़्तिदार बचा रहना चाहिए। जब हालात इतने कशीदा हो गए और इन्हें नजर आ गया कि अब मेरा बचना मुश्किल है, तो 2011 में इन्होंने अपनी फैमिली के साथ सऊदीया की परवाज पकड़ी। इन पर कई मुकदमात चले जिसमें ये मतलूब थे और इनको इनकी एब्सेंस में उम्र कैद भी सुनाई गई, जिसकी वजह प्रोटेस्टर्स का कत्ल था, जो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जब लोग एहतजाज के लिए निकलते थे तो उनको कत्ल करवाया, उन पर गोलियां बरसाएं, उनको मारा। लेकिन आप जितने साल भी हुकूमत कर लें, एट द एंड तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आना। और इनको एक ऐसी बीमारी लाहक हुई जिससे बचना नामुमकिन था। इनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया और कई साल इस बीमारी से लड़ते लड़ते 83 साल की उम्र में इनकी हलाकत हो गई और इनका जो किया धरा था वो अगले जहान में पहुंच गया। दूसरे नंबर पर आते हैं हुस्नी मुबारक, जो इजिप्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने तकरीबन 3 दहाइयां इजिप्ट पे हुकूमत की। 1981 में इनको हुकूमत मिली, लेकिन इनका हाल भी यही था कि जब इनको हुकूमत मिली तो इनका भी दिल नहीं करता था घर जाने का और एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आने का। इनको भी यही शौक था कि मैं हर टाइम जो है वो इक़्तिदार पे काबिज रहूं, और इसके लिए इन्हें किसी की जान लेनी पड़े या किसी का कत्ल करना पड़े या जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको जो है वो भगाना पड़े, फायरिंग करनी पड़े उन पे, कुछ भी, लेकिन इनका इक़्तिदार बचा रहना चाहिए। इनके खिलाफ 2011 में बहुत ज्यादा जो है वो एहतजाज शुरू हो गया, जिसके बाद जो है वो इनको नजर आना शुरू हो गया था कि इनकी हुकूमत जो है वो बाकी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से इन्होंने 11 फरवरी को अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया, क्योंकि लोगों का एहतजाज इस कदर ज्यादा हो गया था कायरा में कि अब वो हैंडल नहीं हो सकता था। और इनको भी ट्रायल के बाद जो है वो उम्र कैद की सजा सुनाई गई 2012 में। आप ये सोचें कि इन लोगों का एंड क्या है। आपको लगता है कि ये लोग हमेशा इसी इक़्तिदार पे काबिज रहेंगे? आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इक़्तिदार ही आपको जो है वो एक फेमस इंसान बनाता है। आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको बाद में याद करें। आज हम इनको इनकी हरकतों की वजह से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने सिस्टम को ठीक तरीके से चलाया होता तो शायद हम इन्हें इतने बुरे अल्फाज में याद ना करते। लेकिन इक़्तिदार ही सब कुछ समझ लेने वालों का यही हाल होता है। हुस्नी मुबारक एयरफोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं और ये 2020 में हलाक हो गए। उसके बाद मिस्र में जो पहली डेमोक्रेटिक हुकूमत आई वो 2013 में आई। अब्दुल फातह अल सीसी, जो कि फॉर्मर जनरल भी थे, लेकिन ये डेमोक्रेटिक तरीके से आए थे। तो आपको ऐसे ही आना चाहिए जैसे अवाम आपको पसंद करती है। ये लोग भी ऐसे ही आए थे,
जब ये आए थे तो इनको अवाम ने भरपूर सपोर्ट के साथ जो है वो जितवाया था, लेकिन जैसे ही इनको इक़्तिदार मिला तो लालच इस कदर बढ़ गया कि ये लोग इक़्तिदार को छोड़ना नहीं चाहते थे और एट द एंड आपने इनका रिजल्ट देखा। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह, जो यमन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। इनको भी हुकूमत 1980 में मिली, लेकिन वही बात कि जब हुकूमत मिल जाती है, जब लोग जितवा देते हैं, इक़्तिदार में ले आते हैं, उसके बाद इनका जाने का दिल नहीं करता। इन्होंने अपनी हुकूमत को इस तरह बचाए रखा कि लोगों के साथ डील करते थे, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ ये डील करते थे कि मैं अब छोड़ रहा हूँ, मैं अब चला जाऊंगा, कुछ महीने मुझे दे दें, मुझे कुछ टाइम दे दें, लेकिन वो डील को बार बार तोड़ देते थे। लगातार 9 महीने के एहतजाज के बाद मुल्क की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उनके पैलेस पर एक बॉम्ब अटैक किया गया, जिसमें वो बुरी तरह जल गए और बेड रिडन हो गए। जिसके बाद फाइनली उन्होंने फैसला किया कि मैं हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इन कई सालों में यमन में खाना जंगी रही और कई ऐसी मासूम जाने गईं जिनका कोई कसूर नहीं था, और एट द एंड तो इन पे ही बात आनी थी। जिसने खाना जंगी छेड़ी, जिसने इस मुल्क को इस दहाने पर पहुंचाया कि वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन उसका इक़्तिदार नहीं जाना चाहिए, और फिर एक बागी ग्रुप हौसियों ने इनको कत्ल कर दिया, जिस ग्रुप को इन्होंने ही इग्नाइट किया था। आप ये देख लें कि जब आप किसी के लिए खंदक खोदेंगे तो आप खुद भी उसी में ही गिरेंगे और एट द एंड रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। उसके बाद बारी आती है सबसे स्ट्रॉन्ग मैन की, जिसने सबसे ज्यादा वक्त के लिए हुकूमत की, तकरीबन 42 साल एक मुल्क पर काबिज रहे। उनका सब लोग जानते होंगे, मुअम्मर कदाफी। मुअम्मर कदाफी वो पहले शख्स थे जो अपहीवल ऑफ द अरब स्प्रिंग के बाद जो है वो कत्ल किए गए, और इनकी भी कहानी कोई मुख्तलिफ नहीं है। आप पीछे वालों को देखेंगे तो ये भी उन्हीं के बराबर ही हैं और उन जैसे ही हैं। जैसे ही लोगों ने डेमोक्रेसी और अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू की तो इन्होंने भी उनको क्रश करना शुरू कर दिया, और 8 महीने तक इनके मुल्क में जो है वो सिविल वॉर जारी रही और लोग एक दूसरे को कत्ल करते रहे। कुछ ग्रुप्स जो है वो हुकूमत की तरफ थे और कुछ ग्रुप्स जो है वो एंटी गवर्नमेंट। लेकिन आप ये देख लें कि अपने इक़्तिदार की खातिर मुल्क को लड़वाना, लोगों का नुकसान करना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अपना इक़्तिदार बचाना इनके लिए बहुत जरूरी है। 42 साल हुकूमत करने के बावजूद भी इनका दिल नहीं भरा, तो 50 साल या 100 साल भी कर लेते तो क्या आप समझते हैं इनका दिल भर जाता? कभी भी नहीं। इक़्तिदार का लालच ही चीज ऐसी है कि कभी इससे दिल नहीं भरेगा। और इंटरेस्टिंग बात, ये अपने प्रोटेस्टर्स को क्या कहकर बुलाते थे? रैट्स। और फिर ये अपने फोर्सेस को भेजते थे कि उनको क्रश कर दो, ब्लड शेड हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 अक्टूबर 2011 में सिविल वॉर अपने पीक पे थी, लेकिन इन्होंने अपनी हुकूमत नहीं छोड़ी है। हालात इस कदर कशीदा हो चुके थे कि कंट्रोल करना मुश्किल था। उसके बाद जाके कहीं इन्होंने अपना तख्ता छोड़ा और लोगों ने इनको कैप्चर कर लिया, और ये 69 साल की उम्र में वॉर के दौरान ही हलाक कर दिए गए। इनका भी अंजाम वही था जो पहले सबका था, क्योंकि जबरदस्ती की हुकूमत का अंजाम यही होगा। लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी जो अब आपके सामने आने लगी है वो है बशारुल असद, जिनकी हुकूमत अभी कुछ अरसा पहले ही खत्म की गई है सीरिया के अंदर। उनका भी अशर आपने देखा कि कैसे मुल्क छोड़ के दुम दबाकर भाग गए, लेकिन उनके जाने के बाद जब लोगों के सामने हकीकत आश्कार हुई तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि किस तरह से लोगों पर जुल्म जबर किया जाता था। आपने वो वीडियोस देखी होंगी जो इन्होंने जेल बना रखी थी, जिसमें लोगों पर इस कदर टॉर्चर किया जाता था कि वो गैर इंसानी लगता था। और वहां पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने सिर्फ हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज बोला है कि हम आपकी हुकूमत से खुश नहीं हैं, तो उन्होंने उसको उस काल कोठरी में डाला जहां पे इंसान की सोच भी नहीं जा सकती है। आप ये जेल के मनाजर देखें, क्या ये इंसानी जेल के मनाजर लगते हैं या जानवरों को रखने वाली जगह से भी बुरी जगह लग रही है? लेकिन इन्होंने भी अपनी पब्लिक को बड़ा छोटा और हकीर जाना। बाकी लोगों ने तो फोर्सेस के साथ अपने लोगों पर क्रैकडाउन किया था और उनकी जानें ली, लेकिन इस बंदे ने अपने लोगों की जानें भी ली। उन पर केमिकल बॉम्बिंग अटैक किए गए, हॉस्पिटल्स पर अटैक किए गए, बेकरीज पर अटैक किए गए। हालांकि आपको पता है
کہ इंटरनेशनल वॉर रूल्स के मुताबिक आप हॉस्पिटल्स और बेकरीज और इस तरह की चीजों को जो है वो टारगेट नहीं बना सकते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब इक्तदार का लालच आड़े आ जाता है तो उसके बाद इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बन जाती है कि उसे कुछ नजर नहीं आता। इस शख्स की किस्मत इसलिए अच्छी थी कि ये अपने अलाइज की वजह से मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया। अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से और दूसरे मुल्कों की हमायत की वजह से ये मॉस्को में चला गया, लेकिन अपने मुल्क को खाना जंगी जैसी आग में झोंक गया। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स और कुछ की पर्सनैलिटीज जिन्होंने मिडिल ईस्ट को तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी। और आप देखें, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि इसराइल इतना पावरफुल कैसे हो गया, उसकी वजह यही थी कि हमारे अपने हुक्मरान जो सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की वजह से अपने मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल किसी मुल्क पर काबिज होकर उसको किस तरह से जो है वो यूटिलाइज कर रहा है और उसमें नए नए स्टार्टअप्स और उसकी ग्रोथ में किस कदर जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है। लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने सिर्फ और सिर्फ इक्तदार को तरजीह दी, लोगों को, अपने मुल्क की तरक्की को, किसी चीज को उन्होंने नहीं देखा, जिसकी वजह से मुल्क तबाह हो गए। और ऐसा ही होता है जब आप किसी पे जबरदस्ती हुकूमत या कोई अपने लॉज या अपनी जो है वो अहमियत मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो आपको मोहब्बत से एक्सेप्ट करे। तो कम से कम इस चीज को हमें सोच लेना चाहिए कि ये हुकूमत, ये इक्तदार हमेशा नहीं रहना। और जिन जिन लोगों की आज वफात हो चुकी है या वो इक्तदार से बाहर हुए हैं, तो कोई भी शख्स उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता है, चाहे वो किसी मुल्क के जो है वो हुक्मरान हो। तो अपने आप को इस कदर जो है वो नीचा रखिए कि अवाम की जो मर्जी है उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को डालने की कोशिश करें, अवाम की मर्जी को चैलेंज ना करें, क्योंकि एट द एंड आपका भी यही रिजल्ट होना है जो इन हुक्मरानों का हुआ। तो कम से कम अपने आप को और अपने मुल्क को जो है वो बचाएं और दुश्मनों को ये मौका ना दें कि वो आपके मुल्क के अंदर खाना जंगी को शुरू करवा कर आपके मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें और आप मुल्क छोड़कर भाग जाएं और सारी आवाम जो है वो रुलती फिरे और कोई पूछने वाला ना हो उन्हें, और दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए सबको। और इस तरह की मजीद अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।